कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को व्यापक अधिकार मिल गया। कंपनी ने उस व्यापक अधिकार का उपयोग करते हुए एक विस्तृत भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जब ब्रिटिश संसद ने देखा कंपनी ने विस्तृत भूभाग पर अपना शासन सत्ता शुरू कर दिया, तो इसने सोचा कि कंपनी के इस विस्तृत भूभाग पर समुचित नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम लाने चाहिए। इस तरीके से कंपनी के जो विस्तृत भूभाग पर समुचित नियंत्रण करने के लिए एक 1833 ईस्वी का राजलेख आता है। 1833 ईस्वी का राजलेख या चार्टर एक्ट, राजलेख या चार्टर एक्ट हम इसको कहते हैं। 1833 ईस्वी के राजलेख या चार्टर एक्ट के माध्यम से कुछ ऐसे उपबंध किए जिससे कंपनी द्वारा स्थापित विस्तृत भूभाग पर जो समुचित नियंत्रण स्थापित किया जाए। किस तरीके से ब्रिटिश संसद ने नियम बनाया? सबसे पहले इस 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का पहला उपबंध इसने बनाया। जो गवर्नर जनरल था, अभी ब्रिटिश क्षेत्र कुछ जो मिशनरियां थी उसको गवर्नर जनरल के अधीनस्थ किया गया था, लेकिन अब क्या हुआ कि संपूर्ण भारत को, जो ब्रिटिश क्षेत्र वाला संपूर्ण भारत को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अर्थात संपूर्ण भारत के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया कि ये गवर्नर जनरल जो होगा ये संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से पहली बार भारत में केंद्रीकरण सत्ता जो है स्थापित करने का प्रारंभ हुआ। सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण कैसे किया गया कि गवर्नर जनरल है, संपूर्ण भारत पर वही शासन सत्ता चलाएगा। इस प्रकार से 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार यह प्रबंध किया गया कि भारत में केंद्रीय सत्ता का जो है स्थापना करने का प्रयास किया गया, अर्थात सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। दूसरा इसमें उपबंध क्या किया गया? ये गवर्नर जनरल है, ये इसे कहा गया कि आप संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकते हैं। संपूर्ण भारत के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन यह जो कानून बनाएगा नियंत्रक मंडल इससे भी पावरफुल था। नियंत्रक मंडल आपको याद होगा, नियंत्रक मंडल इससे भी पावरफुल था। इसके बने बनाए कानून को अस्वीकार कर सकती थी, रद्द कर सकती थी और अपना कानून बना सकती थी। अपना कानून बना के दे दे गवर्नर जनरल से, लीजिए भैया आप जो है इसी हिसाब से शासन सत्ता चलाइए। अब गवर्नर जनरल की परिषद को नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसमें एक प्रावधान और किया गया, कहा गया कि जब आपको विधि बनाना है, कानून बनाना, तो ऐसे मत बनाइए। विधि बनाने के लिए एक विधि वेत्ता, विधि के परामर्श हेतु एक चौथे सदस्य को शामिल कर दिया गया। इसमें विधि बनाने के लिए के परामर्श के लिए एक चौथा सदस्य शामिल किया गया। चौथा सदस्य कहां शामिल किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद में। चौथा सदस्य शामिल हो गया गवर्नर जनरल की परिषद में, जो विधि वेत्ता होगा, विधि बनाने के लिए परामर्श देगा कि ऐसे ही कानून बनाया जाए। अब कानून भी बन गया। गवर्नर जनरल को इस 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था किया गया कि जो विधियां बनेंगी, जो विधियां बन रही हैं उसके संहिताकरण के लिए, भाई विधि बन रही है तो उसको संहिताकरण भी करना चाहिए। इसके लिए आयोग बनाने का प्रावधान दे दिया गया कि ये गवर्नर जनरल का अधिकार है कि वह विधि को संहिताकरण के लिए आयोग बना सकता है। संहिताकरण के लिए आयोग का गठन कर सकता है। कौन कर सकता है? गवर्नर जनरल इस आयोग का गठन कर सकता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल के पद पर कार्य थे। उन्होंने सोचा कि जब ये अधिकार हमको मिल ही गया है तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया कि सबसे पहले विधि आयोग का गठन कर दिया। विधि आयोग, पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो विधि आयोग का गठन कर दिया। किसने किया? गवर्नर जनरल ने।
इस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। 1833 ईस्वी के चार्टर में जो यह उपबंध किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया और इस गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब क्या किया गया कि इसमें अगला उपबंध किया गया, कहा गया कि जो कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त है, अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें कुछ छूट मिली थी, जैसे चाय और चीन के साथ व्यापार करने का इन्हें छूट मिला था कि आप केवल चाय का व्यापार करेंगे, आपको विशेषाधिकार है, साथ में आप केवल चीन के साथ व्यापार करेंगे और कोई नहीं व्यापार कर सकता। लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर के तहत यह व्यापारिक विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त हो गया। कंपनी ने अब रोना शुरू कर दिया। कंपनी ने कहा कि जो कुछ भी बनाया है, इतना विस्तृत भूभाग जो स्थापित है, इसका जो है हम लोगों ने इसको बनाया है, अपने खून पसीने से सींच के बनाया है। अब क्या है कि हमें ही व्यापारिक विशेषाधिकार जो है मिला हुआ था, हमारा छीन लिया गया। अब तो हम कहीं की नहीं रहे। सरकार ने कहा चिंता मत करिए, आपका व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त हो रहा है, आपको हम आगे आपका प्रमोशन कर रहे हैं, आप यूँ समझिए कि आपका प्रमोशन हो रहा है। अब आप व्यापार की झंझट छोड़िए, आपको हम जिम्मेदारी देते हैं प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व की जिम्मेदारी देते हैं कि आप प्रशासन चलाइए और राजनीति करिए। तो क्या पड़ रखा है इस व्यापार के चक्कर में, आप अब राजा बन के रहिए। इस तरीके से 1833 ईस्वी के चार्टर के तहत कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार मिला। और क्या किया गया इसमें 1833 ईस्वी के चार्टर में यह व्यवस्था किया गया कि 1833 ईस्वी के चार्टर की धारा 87 इसमें यह व्यवस्था किया गया कि जो अभी भेदभाव हो रहे थे, कौन से भेदभाव हो रहे थे? जब सरकारी चयन में अर्थात कंपनी के अधीनस्थ आपको नौकरी प्राप्त करना है, पद प्राप्त करना है, तो उसमें भेदभाव होते थे। भेदभाव कैसे होते हैं? आप काले हैं, गोरे का स्थान है, या आप यहाँ पर जन्मे हैं, या इस लिंग के हैं, तो इन सब भेदभावों से हमें संरक्षण कौन दे रहा है? 1833 ईस्वी के चार्टर की धारा 87 कहती है कि ये भेदभाव खत्म, अब भेदभाव नहीं होगा। जो भी व्यक्ति योग्य होगा वो उस पद के लिए अगर योग्य है तो उस पर उसकी नियुक्ति होगी। लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कौन धारा संरक्षण दे रही है? धारा 87 संरक्षण दे रही है। यहां से कभी पेपर में प्रश्न पूछता कभी कभी कि किस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया क्या कि जो अभी कलकत्ता, मद्रास और बंबई की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार था वो वापस ले लिया गया। तो इस 1833 ईस्वी के चार्टर में यह व्यवस्था किया गया कि जो 1833 ईस्वी के चार्टर में व्यवस्था किया गया था कि जो बंगाल, मद्रास और बंबई की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार था, यह वापस ले लिया गया। अब आप नहीं बनाएंगे, अब कौन बनाएगा? अभी हमने देखा ना कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए जितना भी इसका साम्राज्य स्थापित था उस पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया। तो बीच में इन लोगों की क्या जरूरत है? यहाँ की सरकारों को क्या जरूरत है कानून बनाने की? तो इस तरीके से 1833 ईस्वी के चार्टर के द्वारा इस बंगाल, मद्रास और बंबई की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार वापिस ले लिया गया। और इस अधिनियम की सबसे अच्छी व्यवस्था क्या किया गया? इस अधिनियम में कहा गया कि जो दास प्रथा है यह नियम विरुद्ध है, दास प्रथा को समाप्त किया जाए। 1833 ईस्वी के चार्टर में व्यवस्था किया गया, इस चार्टर के तहत यह व्यवस्था किया गया कि दास प्रथा है ये अवैधानिक है, नियम विरुद्ध है। इस 1833 ईस्वी के चार्टर के उपबंधों के द्वारा ही लगभग 1843 ईस्वी में ये जाके दास प्रथा समाप्त होती है। 1835 ईस्वी के चार्टर में और क्या व्यवस्था किया गया? 1835 ईस्वी के चार्टर में व्यवस्था किया गया कि जो ये उच्च शिक्षा है ये अंग्रेजी माध्यम से दिया जाए। ये 1835 ईस्वी के चार्टर में व्यवस्था तो कर दिया गया, चार्टर एक्ट में व्यवस्था किया गया कि जो उच्च शिक्षा है ये अंग्रेजी माध्यम से दिया जाए।
अंग्रेजी में दिया जाए, केवल उच्च शिक्षा ही केवल अंग्रेजी माध्यम में दिया जाए। इस अधिनियम में व्यवस्था होने के बाद 7 मार्च 1835 ईस्वी को यह लागू हो गया कि अब उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही दी जाएगी। गवर्नर जनरल की, और क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व पर पूर्ण अधिकार दे दिया गया कि आप जैसे भी चाहें आप राजस्व से संबंधित नियम बना सकते हैं। इस तरीके से इस 1833 ईस्वी के चार्टर में यह व्यवस्था किया गया कि आप संपूर्ण भारत के लिए, पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार कर सकते हैं। संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट तैयार कर सकते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व पर पूर्ण एकाधिकार दे दिया गया। इस तरीके से संपूर्ण भारत पर एक ही बजट तैयार करने का इनको अधिकार मिल गया। यहां से एक चीज हम लोग देखें कि 1833 ईस्वी के चार्टर से पहले जो विधियां बनती थी, इस 1833 ईस्वी के चार्टर से पहले जो विधियां बनती थी उनको विनिमय कहते थे, विनियम कहते थे। और 1833 ईस्वी के चार्टर के से जो विधियां बनना शुरू हुई उनको अधिनियम कहते थे। कभी कभी पेपर प्रश्न पूछता है कि विनियम किसे कहते हैं और अधिनियम किसे कहते हैं। तो विनियम उसे कहते हैं कि 1833 ईस्वी के चार्टर से पहले जो विधियां बनी हुई हैं उनको विनियम कहते हैं, और 1833 ईस्वी के चार्टर के बाद जो विधियां बनी हैं उनको अधिनियम कहते हैं। या हम यूं कहें कि गवर्नर जनरल की परिषद ने जब से विधियां बनाना शुरू कर दिया उसको हम लोग अधिनियम कहते हैं। इस 1833 ईस्वी के चार्टर को अगर हम पूरी तरह से देखें, जितने भी इसके नियम बने हैं उसको अगर हम देखें तो हमें एक चीज महसूस होता है कि इस 1833 ईस्वी के चार्टर्स के द्वारा ही हमें भारत में आंशिक संविधान की झलक साफ दिखाई देना शुरू होती है। भारत में आंशिक संविधान निर्माण की झलक साफ दिखाई देना शुरू होती है कि संविधान अब निर्मित ऐसे ही होगा। भारत में आंशिक संविधान निर्माण की झलक कहां से दिखाई देती है, तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। अब गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने देखा कि अगर हम थोड़ा सा सुधार करें तो कंपनी के शासन में और सुधार होता। कंपनी के शासन में सुधार है तो इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी अपने सरकार को, और इनके रिपोर्टों के आधार पर जो लॉर्ड डलहौजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि इस आधार पर अगर कुछ उपबंध बना दिए जाए तो कंपनी की शासन सत्ता और बेहतरीन तरीके से चल सकती है। तो इनके रिपोर्टों के आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, एक चार्टर पारित किया, जिसे हम लोग कहते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट या राजलेख। चार्टर एक्ट या राजलेख 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट या राजलेख ब्रिटिश संसद ने इसमें क्या उपबंध बनाए या इसमें कौन कौन से नियम शामिल किए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें इन्होंने क्या किया कि अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल को संपूर्ण अधिकार मिला हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, बंटवारा कर दिया गया। कहा गया कि जो विधिक कार्य हैं, विधिक कार्य और प्रशासनिक कार्य, इसको अलग कर दिया जाए। विधिक कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया और कहा गया कि अब एक ही आदमी दोनों कार्य नहीं देगा कि आप विधि भी बनाइए आप प्रशासन भी चलाइए। अब इसके लिए 2 आदमी नियुक्त होंगे। इसमें अगला क्या बनाया गया, अब विधिक कार्य के लिए अलग व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए। तो विधिक कार्य के लिए क्या बनाया गया, व्यवस्था किया गया कि जो विधि निर्माण है, अब जो निर्माण करना होगा इसके लिए 12 सदस्य, विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया कि यही कानून बनाएगी। अब 12 सदस्यीय विधान परिषद ही संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के लिए कानून बनाएगी। अब यहां से एक चीज और है कि यह 12 सदस्यीय विधान परिषद जो भी कानून बनाएगी, यह अधिनियम या एक्ट तभी हो सकता है, यह अधिनियम तभी बनेगा। जैसे 12 सदस्यीय विधान परिषद ने कानून बना दिया तो वो अधिनियम नहीं बनेगा। अधिनियम तभी बनेगा जब गवर्नर जनरल
इस पर अपनी संस्तुति दे दे। गवर्नर जनरल जब संस्तुति दे देगा तो भी ये जो है अधिनियम बनेगा। जैसे हमारे यहाँ नहीं कि कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, लेकिन संसद द्वारा पारित कानून तभी बन सकते हैं, अधिनियम तभी बन सकते हैं जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। तो वह क्या किया, तो इस 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में वही प्रबंध किया गया। विधि निर्माण है तो 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया। समझिए कि हमारी संसद है, अब इसने नियम बना दिया, लेकिन यह अधिनियम तभी बन सकता है गवर्नर जनरल अर्थात हमारे यहाँ राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर दे। और क्या इसमें अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दे दिया गया कि आप वीटो भी कर सकते हैं। 12 सदस्यीय विधान परिषद ने नियम बनाना शुरू कर दिया। गवर्नर जनरल की संस्तुति अनिवार्य है। गवर्नर जनरल को यह पावर दिया गया कि इस पे आप वीटो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या थी, सब कुछ ठीक ठाक, इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये जो विधि बनाने के लिए सबसे प्रमुख बात क्या थी कि सभी क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया। क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया, सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार से पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का जो है शुभारंभ हुआ, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हुआ। यह 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब उसके ऊपर प्रशासनिक कार्य और जितने भी भूभाग पर शासन सत्ता चलाने थी, अत्यधिक कार्य होने के कारण वो दबाव में था और बंगाल पर वो विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए क्या किया गया कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्त कर दिया गया। बंगाल के प्रशासनिक कार्य के लिए गवर्नर की नियुक्त कर दी गई। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में और क्या उपबंध किया गया, अगला उपबंध क्या किया गया, कहा गया कि जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद किसी भी समय यह कह सकती है कि कंपनी की सत्ता समाप्त। सबसे जबरदस्त चीज क्या मिली, ब्रिटिश संसद को पावर मिल गया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। अगला क्या मिला, इसमें कहा गया 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था किया गया था कि जो विधि परामर्श है तो एक चौथा सदस्य होगा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य होगा, तो गवर्नर जनरल की परिषद में उसे शामिल कर दिया गया, लेकिन उसे पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया था। लेकिन 1853 ईस्वी के चार्टर में यह व्यवस्था किया गया कि जो ये विधि सदस्य है, विधि सदस्य, इसे गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अगला क्या प्रबंध किया गया, अगला कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, इनकी नियुक्ति अब नामजदगी के आधार पर नहीं होगी कि आप सीधे किसी से बात करिए और उसने कह दिया कि आप इस आदमी को रख लीजिए, या जैसे होता नहीं फोन कर दीजिए और कहिए कि इसको रख लीजिए, ऐसा अब कुछ भी नहीं चलेगा। अब क्या करना पड़ेगा, आपको प्रतियोगी परीक्षा देनी देगी, प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ेगी, अर्थात खुली प्रतियोगिता शुरू हो गई। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही जा सकते हैं, और खुली प्रतियोगिता शुरू हो गई। कोई भी आए, प्रतियोगी परीक्षा दीजिए और आप जो है उसमें सफल होइए, आपको कंपनी जो है कर्मचारी नियुक्त कर देगी। और क्या किया गया, इसमें व्यवस्था किया गया कि जैसे अभी 1833 ईस्वी के चार्टर में हम लोगों ने देखा था कि विधियों के संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो इस विधि आयोग की रिपोर्टों पर विचार हेतु ब्रिटेन में भी विधि आयोग का गठन कर दिया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया कि जो भारत का विधि आयोग है, विधि आयोग, इसकी रिपोर्टों पर विचार कौन करेगा, तो ब्रिटेन में विधि आयोग जो निर्मित है वही जो है इस पर विचार करेगा।
इस रिपोर्ट में जो भारत का विधि आयोग का अध्यक्ष होगा वो रिपोर्ट भेजेगा, तो ब्रिटेन में जो विधि आयोग है उसकी रिपोर्ट पर विचार करेगा। और क्या किया गया, इसमें व्यवस्था किया गया, जो निदेशक मंडल थे, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 थी। अब 24 से घटाकर इसे 18 कर दिया गया, इसे 18 कर दिया गया कि निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या कम होगी। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में एक व्यवस्था यह भी किया गया कि जो निदेशक मंडल है इसमें 24 सदस्यों को घटा दिया गया, 24 से 18 कर दिया गया। और क्या था, ये 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट ब्रिटिश जो संसद थी, जो निर्मित अधिनियम वहां से बना के भेजती थी, ये 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था, कंपनी की शासन सत्ता का जो है अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद जो भी अधिनियम बन के आते हैं वो भारत शासन अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। कंपनी की शासन सत्ता ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अभी हमने क्या देखा था कि पीछे जो चार्टर एक्ट आए थे उसमें यह व्यवस्था किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च करना है। उसके बाद कुछ सुधार हुआ तो कहा गया कि जो उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दिया जाएगा। धीरे धीरे जो भारतीयों में जागरूकता का विकास होना शुरू हो गया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित होना शुरू हो गई। अब हम लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि ये अंग्रेज जो आए हैं विदेश से, ब्रिटेन के रहने वाले जो अंग्रेज हैं, ये आए हमारे यहाँ और हमारे ऊपर ही शासन सत्ता चला रहे हैं, साथ में हमारे ऊपर दादागिरी भी कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया और 1857 ईस्वी में कंपनी के विरुद्ध एक जबरदस्त क्रांति हो गई, जिसे हम भारतीयों ने 1857 ईस्वी के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो जब स्वतंत्रता संग्राम हो गया तो अंग्रेज इतनी बुरी तरह से पीटे। हमें इससे नहीं मतलब था कि कौन अंग्रेज हमारा विरोध कर रहा है या कौन अंग्रेज हमारा विरोध नहीं कर रहा है, हमें केवल ये मतलब था कि अगर कहीं भी कोई भी गोरा दिख जाए तो उसकी पिटाई कर देते थे हम भारतीय। अब इंग्लैंड वालों को यह खौफ समा गया कि अगर भारतीय इसी तरह से हमारा विरोध करते रहे तो हमारी शासन सत्ता चलना दुष्कर कार्य है। बहुत दिन तक हम भारत के ऊपर शासन सत्ता नहीं चला सकते या हम भारतीयों को अधिक दिनों तक गुलाम बना के नहीं रख सकते। अब चूंकि ब्रिटिश संसद यहाँ पर पावरफुल हो चुकी थी, अभी हमने देखा ना पीछे कि चार्टर में व्यवस्था किया गया कि कंपनी की सत्ता को समाप्त करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को मिल गया, किसी भी समय घोषणा कर सकती थी कि कंपनी की सत्ता समाप्त। अब प्रधानमंत्री उस समय थे पारमर्स्टन। पारमर्स्टन ने सोचा कि कंपनी वाले ये शासन सत्ता चलाने में अक्षम है। क्यों कि अगर कंपनी वाले शासन सत्ता सही ढंग से चलाते तो अभी क्या था कि भारतीय हमारे जो अधीनता स्वीकार करके बैठे थे अब हमारा विरोध करना शुरू कर रहे हैं। तो पारमर्स्टन ने सोचा कि इस शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए क्यों नहीं एक काम किया जाए कि कंपनी की शासन सत्ता को ही समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमर्स्टन ने अप्रैल 1858 ईस्वी में, अप्रैल 1858 ईस्वी में, क्रांति कब हुई 1857 ईस्वी में। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अप्रैल 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया। क्या प्रस्तुत किया? द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से अप्रैल 1858 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में विधेयक प्रस्तुत किया और यह ब्रिटिश संसद से पास होने के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी के हस्ताक्षर भी हो गया और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी ने भेज दिया कि भारत के पास लेके जाओ। और उस समय जो भारत में अंग्रेजों का प्रतिनिधि था उसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया और महारानी के घोषणा पत्रों को पढ़ा कि महारानी ने आपके लिए ये सुविधाएं दी हैं, आप चिंता मत करिए। हम भारतीय को जो है अपनी प्रजा के समान ही समझते हैं। महारानी आपके लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा किया। एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में महारानी ने क्या घोषणा किया? ब्रिटिश संसद करती थी लेकिन हस्ताक्षर किसका, नाम किसका चलता था? तो ब्रिटिश सम्राट का चलता था। तो उसमें क्या घोषणाएं हुई? तो इसमें सबसे पहली घोषणा क्या हुई कि कंपनी की सत्ता समाप्त, कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। अब भारतीय मामले के लिए सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार होगी। कोई भी मामला बनता है तो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार जो है जिम्मेदार होगी। और क्या किया गया?
जब कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई तो आपको याद होगा कंपनी के संचालन के लिए 2 बोर्ड बने थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जब कंपनी की शासन सत्ता समाप्त हो गई तो उनकी क्या जरूरत है, तो इस तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पद को ही समाप्त कर दिया। कंपनी की सत्ता समाप्त तो स्वतः ही समाप्त हो गए। लेकिन अब यहां से एक चीज परेशानी खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई? कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई, शासन सत्ता कौन चला रहा था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहे थे। लेकिन सत्ता तो हमें चलाना ही चलाना है। अब इस कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे इनको हम लोगों ने हटा दिया, ब्रिटिश संसद ने हटा दिया। अब व्यवस्था तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसमें 1 नवंबर 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, कौन सा शासन अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। इसमें कहा गया कि जो शासन सत्ता चलाने के लिए इन लोगों को समाप्त किया जा रहा है, इसके स्थान पर एक नया पद सृजित कर दिया गया। कौन सा पद सृजित किया गया? भारत सचिव का। भारत सचिव का पद सृजित कर दिया गया, एक नवीन पद सृजित कर दिया गया और कहा गया कि यही भारत का सचिव जो होगा, ये भारत पर जो है शासन सत्ता कैसे चलेगी, कैसे देखरेख करना है, कुल मिला के इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी शक्तियां थी सब इसको दे दिया गया। अब इसने कहा कि अब हमारे अकेले की बस की बात तो है नहीं कि हम इतने बड़े विस्तृत भूभाग पर, इतने बड़े भूभाग पर अपनी शासन सत्ता चला ले अकेले। सरकार ने कहा आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए पूरी व्यवस्था बना के रखे हैं। अच्छा, ये भारत का सचिव बनता कौन था? तो ये भारत का सचिव बनता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, वही भारत का सचिव बनता था। ये उत्तरदायी किसके प्रति होता था? तो आप खुद ही देखिए कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य है तो अपने मंत्रिमंडल अर्थात मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अब जैसे प्रधानमंत्री के पद, अगर केंद्रीय मंत्री है तो प्रधानमंत्री के पद, और प्रांतीय है तो मुख्यमंत्री के पद। तो यह भी किसके पद जवाबदेह होता था? तो अपने मंत्रिमंडल के अर्थात प्रधानमंत्री के पद या संसद के पद जवाबदेह होता था। अब ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सचिव भारत का सचिव बन गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भारत का सचिव बन गया। इसकी सहायता के लिए कुछ अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। भारत में शासन संचालन के लिए भारत सचिव का पद सृजित कर दिया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन कर दिया गया। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन कर दिया गया। अब इधर क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये दोनों नाराज हो गए कि हमारी सारी शक्तियां उठा के भारत सचिव को दे दिया गया। हमें क्या मिला? हम जो खून पसीने से इतने बड़े भूभाग पर साम्राज्य खड़ा किया था, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, गए तो हम व्यापार के उद्देश्य थे, लेकिन कूटनीति के माध्यम से, लड़ाइयों के माध्यम से हम लोगों ने इतने बड़े भूभाग पर साम्राज्य स्थापित किया। अब सरकार ने सीधे सीधे क्या कर दिया कि आपका जो है अधिकार खत्म। ऐसे कैसे होगा? सरकार ने कहा कि आप चिंता मत करिए, ये जो 15 सदस्य हैं इसमें से 7 सदस्य निदेशक मंडल को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया कि निदेशक मंडल नियुक्त करेगा, और 8 सदस्य कौन नियुक्त करेगा? 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार अर्थात सम्राट नाम मात्र का शासक था, लेकिन सब उसी के नाम से कार्य चलते थे। अब 7 सदस्य निदेशक मंडल नियुक्त कर दिए, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हो गया, और यही भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय परिषद ही भारत का जो है शासन सत्ता का संचालन कर रहे थे। अगला क्या किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल है इसका नाम बदल दो। लोगों को ये लगे कि शासन सत्ता जो चाह रही है कि भारतीयों को अच्छे जो है सुविधा दिया जाए, तो महारानी ने क्या कहा कि ये जो गवर्नर जनरल है
गवर्नर जनरल, इसको समाप्त करो, इस पद को समाप्त करो। इसके स्थान पर कौन नियुक्त होगा? वायसराय। यद्यपि व्यक्ति वही है, केवल पद का जो है नाम बदल दिया। अभी गवर्नर जनरल था, अब कौन नियुक्त हो गया? वायसराय नियुक्त हो गया। इस प्रकार से 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में जो महारानी ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को घोषणा किया था, भारत के जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा इसे कहा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर इस क्लास को दोबारा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आइए, आप हमारे एजुकेशन 101 चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करें। अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें अपने दोस्तों को, कमेंट भी करें।